जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस नगरी पे। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अखंड भारत की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। हमारा भारत जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि अखंड भारत था, अखंड भारत का सपना कब पूरा होगा, इस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें संविधान को जानने की ज़रूरत है। देखिए, संविधान जो होता है, अभी जो ओरिजिनली संविधान है लिटरेरी, वो 22 पार्ट था, उसमें 12 शेड्यूल थे और 395 आर्टिकल थे। हालांकि अभी 470 उसमें आर्टिकल हो गए हैं, 25 पार्ट हो गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले पार्ट की। देखिए, पॉलिटी जितना हम लोग को हार्ड लगता है उतना हार्ड एक्चुअली में पॉलिटी है नहीं, हम लोग उसे हार्ड समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट पार्ट उसका कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही हमें वो अच्छे से समझ में आएगा अखंड भारत के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पहले पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट देखिए, पार्ट के अंदर जो पॉइंट पॉइंट बना के लिखा आता है ना, उसे हम लोग कहते हैं आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद कहते हैं हिंदी में। और पहला पार्ट जो बताता है वो बताता है इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, मतलब कि भारत और उसके सीमावर्ती क्षेत्र। इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। इसके अंदर 4 आर्टिकल आते हैं। सबसे पहला आर्टिकल यह कहता है, आर्टिकल नंबर 1, कि इंडिया दैट इज भारत। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों लिखा गया है। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह बताता है कि भारत, मतलब इंडिया जिसे हम लोग भारत कहते हैं, क्योंकि देखिए भारत हम लोग हर जगह कहते हैं। हम लोग भारत माता की जय कहते हैं, ये नहीं कि हम लोग इंडिया माता की जय कहते हैं। हम लोग जब जनगण मन गाते हैं तो उसमें भी जनगण मन में भारत भाग्य विधाता, उसमें भी भारत का इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया का यूज बहुत ही कम हुआ है। तो इसलिए संविधान में साफ साफ लिख दिया गया है कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखिए, 3 तरीके की चीज़ होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 3 तरीके की चीज़ होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्फेडरल, दूसरा होता है आपका फेडरल, और तीसरा होता है यूनियन। और फेडरल और यूनियन दोनों का हिंदी होता है संघ। और आपसे अगर एग्जाम में पूछ दे कि भारत क्या है, उसमें आपको यूनियन भी रहेगा और संघ भी रहेगा, तो आपको वहाँ पे यूनियन में टिक मारना है, क्योंकि यूनियन और संघ दोनों का मतलब होता है, संघ का मतलब होता है दोनों, यूनियन और फेडरल। अब आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्फेडरल, दूसरा होता है आपका फेडरल, और तीसरा होता है आपका यूनियन। इसे समझते हैं कैसे। इसे जो है सो हम लोग मैं आपको एक प्रेजेंटेशन से इसे समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि कॉन्फेडरल होता क्या है। कॉन्फेडरल ये होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं और अपने कुछ शक्तियाँ अपने केंद्र यानी कि सेंट्रल को दे देते हैं। जबकि फेडरल इसी का एक कॉम्प्लेक्स रूप है। फेडरल में क्या होता है, छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं और एक टर्म्स एंड कंडीशन पे कुछ पावर सेंटर को देते हैं, और जब भी चाहे तो इससे अलग हो सकते हैं। जबकि यूनियन वो होता है कि यूनियन में कितना हुआ आप नाकर नुकर धुनी चढ़ जाइए, आपको भारत से बाहर, आपको इस देश से बाहर होने नहीं दिया जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया है और फेडरल का एग्जांपल अमेरिका है। अब आप समझिए कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए कि ये आपका पेपर है, ठीक। ये आपका ऐसे ही पेपर रखा हुआ है। जब भी यहाँ पे तेज आंधी आएगी या तेज हवा आएगा, ये सब जो है सो क्या होगा, उड़िया जाएगा। सब जैसे उड़िया के यहाँ से बिला जाएगा। ये हो गया आपका कॉन्फेडरल। यहाँ पे सब एक साथ है, लेकिन जैसे ही हवा आएगा सब जो है सो बिखर जाएगा। अब समझिए फेडरल क्या होता है। फेडरल ये होता है कि यहाँ पे एक पैड है यहाँ पे, और पैड में जो है सो यहाँ पे इसको बांध लिया गया है, लेकिन ये अभी भी जो है सो पूरा मजबूत नहीं है। ये टर्म्स एंड कंडीशन पे यहाँ पे बांधा गया है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही इसका टर्म्स एंड कंडीशन टूटेगा, ये सब यहाँ से जो सो तितर बितर हो जाएंगे। ये हो गया आपका फेडरल। और यूनियन का आपको समझना है तो आप यूनियन को इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका बंडल है एक पेज का, तो ये आपका क्या हो गया, आपका यूनियन हो गया। यहाँ पे पूरा पैक है, यहाँ से पूरा सील पैक है, यहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो भारत क्या है, यूनियन है। भारत क्या है, यूनियन है। यहाँ पे जितने भी राज्य हैं जो एक बार यहाँ पे आ गए, वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अब समझते हैं दूसरे नंबर आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 2 यह कहता है, आप लोग को PDF हम लोग अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लिखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। तो जो आर्टिकल नंबर 2 है, आर्टिकल नंबर 2 यह कहता है, अगर संसद चाहे तो पार्लियामेंट अगर चाहे, पार्लियामेंट में स्पेशली अगर होम मिनिस्ट्री चाहे, तो बिना प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किए हुए, हालांकि प्रेसिडेंट को एक मामूली सा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। देखिए, प्रेसिडेंट जो है ना भारत का, वो एक हमारे रिश्तेदार में कहे तो एक फूफा जी की तरह होता है।
और लंगर में बैठे उस आदमी की तरह होता है जिसके पास या तो पूरी हलवा लेफ्ट साइड से आए या राइट साइड से आए, उसके पास आते आते या तो ख़त्म हो जाता है, या फिर जितने लोग बैठे रहते हैं वो सब खा के उठ जाते हैं। या फिर हमारे रिश्तेदार में कह लीजिए फूफा जी की तरह होते हैं, जो या तो खुश हो या दुख हो, कोई दिक्कत नहीं होता उससे, हम लोग अपना काम करते रहते हैं। तो राष्ट्रपति का काम वही है, फूफा जी का काम है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को बस एक फॉर्मली एक इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि हम इस राज्य को अपने सीमा में इंक्लूड कर रहे हैं, और राष्ट्रपति इसे आसानी से मान लेते हैं, क्योंकि वो एक सरकार गवर्नमेंट के ही वो एक अंग होते हैं। नहीं मानेंगे तो उन्हें उन पर महाभियोग लगा दिया जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति को प्यार से लतियाना जुतियाना, उनको हटा देना इम्पीचमेंट कहता है। उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में एक अलग आर्टिकल है, अलग वीडियो उसमें बनाएंगे हम। तो आर्टिकल नंबर 2 यह कहता है कि अगर हमारा होम मिनिस्ट्री चाहे पार्लियामेंट का, तो राष्ट्रपति को बिना इन्फॉर्म किए हुए एक साधारण बहुमत लाके 50% बहुमत लाके वो किसी भी जो बाहर का राज्य है जो भारत में मिलना चाहता है उसे भारत में मिला सकता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं सिक्किम को। सिक्किम जो है सो 22वां राज्य कैसे बना? चाइना जो है सो बहुत ही सबको जुतिया रहा था वहाँ पे। अब सिक्किम देखा कि अगर हम भारत में नहीं गए तो चाइना वाला हम लोग को भी जैसे पूरा तितर बितर कर देगा, पूरे खानदान को अता पता नहीं रहेगा। उसके बाद वो लोग दौड़ते दौड़ते आए भारत के पास कि हमको अपने में मिला लीजिए, लेकिन शर्त एक को रहेगा कि जैसे चाइना हम लोग का हाल कर रहा है हम पे जो है सो वो लगातार डंडा बरसा रहा है हम लोग पे जो है सो वो बढ़ता रहा है, तो आपको ये काम नहीं करना होगा। तो इस शर्त पे जो है सो वो भारत के पास आए। 1 मिनट। तो इस प्रकार से जो है सो अनुच्छेद 2A को जोड़ा गया और सिक्किम सबसे पहले एक सह राज्य यानी कि को स्टेट बना। वो सबसे पहले आकर देखा कि भारत जो एग्रीमेंट बनाया है हमारे साथ उस पर वो अटल खड़ा होता है कि नहीं होता है, कहीं ऐसा ना हो कि चाइना की तरह हमको भी जुतियाए हम लोग को इन्होंने फेंक दे। तो 1974 में एक सह राज्य बना। और भारत जानते हैं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम का देश है। यहाँ पे जो आते हैं वो इस भारत माँ को चुम के जाते हैं यहाँ से। तो उसे लगा कि नहीं, भारत हम लोग के लिए एक सही धरती है। और फाइनली 1975 में सिक्किम जो था वो भारत का 22वां राज्य बन गया। 35वां संशोधन हुआ और 35वां संशोधन में आपका वो सह राज्य बना था और 36वां संशोधन में वो एक पूर्ण राज्य यानी कि 22वां राज्य भारत का बन गया। और इस प्रकार से जो है सो सिक्किम का भारत के टेरिटरी में मिलाप हुआ। और यही आर्टिकल 2 कहता है कि संसद का अगर होम मिनिस्ट्री चाहे तो बिना राष्ट्रपति के परमिशन से वो किसी भी बाहरी क्षेत्र को अपने में मिला सकता है। और अगर अपने में आ गया, अगर भारत के क्षेत्र में वो मिल जाता है तो उसके बाद भारत से वो बाहर भी नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना एड़ी चोटी का जोर लगा दे। जम्मू कश्मीर अपना पूरा नाक घिसते रह गया लेकिन वो बाहर नहीं हुआ। अब आर्टिकल नंबर 3 पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 2 कहता है मिला सकता है, ठीक। और आर्टिकल नंबर 3 कहता है ठीक इसका विपरीत, अगर संसद चाहे, संसद का अगर गृह मंत्रालय चाहे तो किसी भी जो जितने भी स्टेट हैं उसका नाम परिवर्तन कर सकता है या उसका टेरिटरी, उसका जो सीमा है वो चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है बिना राष्ट्रपति को आदेश दिए हुए। सिंपल बहुमत 50% बहुमत संसद में लाके। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप। 1 नवंबर सन 2000 को आपका MP से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 1 नवंबर 2000 को आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, किससे? MP से। उसके बाद आपका 9 नवंबर 2000 को इसी प्रकार 9 नवंबर 2000 को जो है सो आपका यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, फ्रॉम यूपी, यूके फाउंड फ्रॉम यूपी। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड फॉर्म हुआ बिहार से। तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 3 कि बिना राष्ट्रपति को कुछ आदेश दिए हुए, हालांकि एक फॉर्मली आदेश दे दिया जाता है, भारत अपना सीमा भारत अपने राज्य का सीमा, संसद अपने राज्य का सीमा चेंज कर सकता है एक सिंपल बहुमत लाके। और आर्टिकल नंबर 4 यह कहता है कि देखिए एकदम सिंपल है। आर्टिकल 1, 2, 3, 4। आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा कहता है कि बिना राष्ट्रपति के आदेश से जो है सो किसी को मिला सकता है। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि संसद जो है सो बिना राष्ट्रपति के आदेश से किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकता है या नाम चेंज कर सकता है। आर्टिकल नंबर 4 यह कहता है कि भारत अगर जो संसद, ये आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो चेंज करेगा, इसमें जो है सो राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है इसमें हस्तक्षेप करने का। राष्ट्रपति इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसे आर्टिकल 368 यानी कि 368 आर्टिकल के इसे बाहर रखा गया है। आर्टिकल नंबर 368 यह कहता है
कि जो भी काम करने जा रहे हैं उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर और उनका जो है सो एक कॉन्फर्मेशन जरूरी होता है, जबकि आर्टिकल नंबर 3 और 4 को इससे साफ साफ बाहर रखा गया है। तो ये था सेक्शन पार्ट 1 का। इससे अगर लिखना चाहे तो लिख ले, हालांकि इसे अब हम लोग जा रहे हैं इरेज करने। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अखंड भारत के बारे में। इतना समझ में आप लोग को, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल था ये सब। अब बात होगी असली मुद्दे, जो कि हमारा है अखंड भारत का मुद्दा। देखिए, अखंड भारत हम लोग कहते हैं कि हम लोग ले लेंगे, लेकिन अखंड भारत लेना उतना सिंपल है नहीं। लेने के लिए तो हमारा सैनिक का पराक्रम देख लीजिए, जैसे अभी चाइना का हुआ है गलवान इंसिडेंट। तो लेने के लिए तो सैनिक कभी भी ले ले, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले यूएन का अस्थायी सदस्य बनना होगा, और वो तब होगा जब भारत यूएन का हर एक बात माने और सबसे ज़्यादा उन्हें फंडिंग करे। अब बात करते हैं हमारे अखंड भारत की। जो अखंड भारत का सपना था, उसके लिए सबसे पहले हम आपको मैप दिखाएंगे। आशा करता हूँ कि मैप पे आपको सब चीज़ दिखाई दे रही होगी। सही से ये भारत का मैप है, आप लोग देखिए, भारत का मैप है, और इसी के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले कुछ डाटा आपके पास रख देते हैं। 1893 में, सबसे पहले 1893 में अफगानिस्तान अलग हुआ भारत से। सबसे पहले अफगानिस्तान 1893 में अफगानिस्तान भारत, अखंड भारत का हिस्सा था, वो अलग हुआ। और इसको, अफगानिस्तान को और इंडिया को जो उस समय में बांटती थी, हालांकि जो डुरंड रेखा है, डुरंड लाइन, वो अभी के समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। लेकिन उस समय अखंड भारत के समय में यह डुरंड रेखा अफगानिस्तान को और इंडिया को डिवाइड करती थी। और 1893 में सबसे पहला अखंड भारत का विभाजन हुआ अफगानिस्तान का फॉर्मेशन होके। उसके बाद 1935 में बर्मा, जो कि अभी का म्यांमार है, वो MYAN, जो अभी का म्यांमार है, वो 1935 में अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा हुआ। और तीसरा टुकड़ा हुआ 1947 में। 1947 से तीसरा टुकड़ा हुआ पाकिस्तान का। और पाकिस्तान जो है सो दो देशों में बटा, ईस्ट पाकिस्तान में बटा और वेस्ट में। तो ईस्ट पाकिस्तान जो अभी प्रेजेंट समय का बांग्लादेश है, और वेस्ट पाकिस्तान जिसे अभी हम लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान को जो डिवाइड करता है वो होता है रेड क्लिफ लाइन। एक सीरियल रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति थे, वो उन्होंने आया और उन्होंने जितने पुलिस स्टेशन थे उनको मिला के और एक लाइन खींच दी भारत के नक्शा पे, और कहा कि जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुमत क्षेत्र है वहाँ का पुलिस स्टेशन को मिला के मैं एक लाइन खींच देता हूँ और वहीं से विभाजन हो जाएगा। ये हुआ, यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन हुआ। और बांग्लादेश को और इंडिया को जो डिवाइड करता था वो, उसका नाम था जीरो लाइन, और अभी भी यही है। ये तो हो गया। अब आपको मैं मैप से समझाता हूँ। मैप से देखिए, समझिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये इंडिया, मैं यहाँ पे आपको मार्कर से यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। तो ये इंडिया में, मुझे नहीं पता आपको दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ का जो था ये राज्य अफगानिस्तान, तो उस समय इंडिया, पाकिस्तान भी उस समय जो है सो देखिए, पाकिस्तान ये था, अफगानिस्तान ये था। तो उस समय सबसे पहले चूंकि अफगानिस्तान बटा था, तो पाकिस्तान उसमें भारत का हिस्सा था। 1935 में यहाँ पे अफगानिस्तान बटा, तो इसका डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करता था। बाद में यहीं से जो ये पाकिस्तान का इलाका यहाँ से बटा, तो ये रेड क्लिफ लाइन से बटा, और अफगानिस्तान और भारत को जो उस समय में डुरंड रेखा जो इसे विभाजन करती थी, वो अब अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को विभाजन करती है। यहाँ पे अगर देख ले तो ये आपका ईस्ट पाकिस्तान था। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ कि आपको दिखाई देवे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये था ना, ये आपका था ईस्ट पाकिस्तान, AP, जिसे अभी हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। और ये जीरो लाइन से डिवाइड है। और जो दूसरा टुकड़ा हुआ था, ये जो तीसरा टुकड़ा हुआ था, जो दूसरा टुकड़ा हुआ था, वो था यहाँ का बर्मा का। ये था बर्मा का, और ये था ईस्ट पाकिस्तान। देखिए क्या हुआ था, रेड क्लिफ आए थे और कहे कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो यहाँ पे जितने पुलिस स्टेशन थे उन सब को इन्होंने एक लाइन खींच दी, उनका नाम था सीरियल रेड क्लिफ। और इससे ही रेड क्लिफ जो है सो लाइन से बांट दिया गया, जहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। यहाँ पे आपका बी जो लिखा हुआ है बर्मा हो गया। अफगानिस्तान यहाँ हुआ। अफगानिस्तान पाकिस्तान को डिवाइड करती है। अभी के समय में डुरंड रेखा, और डुरंड कप है वो फुटबॉल रिलेटेड मैच का वो क्वेश्चन है, डुरंड कप। और डुरंड लाइन डिवाइड करती है अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को। अभी और अखंड भारत के समय में डुरंड रेखा
डिवाइड करती थी अफगानिस्तान को और इंडिया को, और अभी के समय में पाकिस्तान को और इंडिया को डिवाइड करती है रेड क्लिफ लाइन। मैं आपको यहाँ से एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे मैं आपको पूरा इसको रोटेट करके दिखा दे रहा हूँ। बर्मा का यहाँ पे है, ये आपका बर्मा हो गया, ये आपका ईस्ट पाकिस्तान यानी अभी का बांग्लादेश हो गया, ये आपका अफगानिस्तान हो गया, ये आपका नीचे पाकिस्तान हो गया। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब इसके बाद तो इतना तो बटा गया, अब उसके बाद जब अंग्रेज जाने लगे थे ना, तो अंग्रेज तो गए लेकिन नाक में बहुत दम कर दिए थे। और यहाँ पे ससुरा किसी को मालूम नहीं था कि कैसे जो है तो भारत का राज्य यहाँ पे चलाए। अंग्रेज से उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए महाराज, एक आदमी यहाँ पे रुकिए और बताइए शासन यहाँ पे कैसे चलाएं हम लोग। तो उसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पे रुके थे। और उसके बाद जो भारत की जोड़ने की प्रक्रिया हुई थी, तो उसमें 3 महत्वपूर्ण नाम आते हैं। सबसे पहला नाम आता है सरदार पटेल, दूसरा आता है वीपी मेनन, और तीसरा आता है लॉर्ड माउंटबेटन। तो अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने उस समय जितने बचे गए, जितने उस समय आज़ादी के समय 552 देसी रियासतें थी, प्रोविंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। 552 देखिएगा, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 552 प्रिंसली स्टेट या प्रोविंसेस कह सकते हैं। अभी के समय में लोग उसे स्टेट कहते हैं, तो उसमें प्रोविंसेस कहती थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि या तो एक काम करो, या तो भारत में मिल जाओ, या फिर पाकिस्तान में चले जाओ, या फिर अपना एक नया राज्य बना लो, अपना एक नया अलग देश बना लो। अब इसमें जो है सो बड़ी झंझट हुआ। सब देश मान के सरदार पटेल जो है सो, ऐसे सरदार पटेल को लौह पुरुष नहीं कहा जाता। सरदार पटेल ने बहुत ही हिम्मत से पूरा जो सेंट्रल इंडिया है सारे जगह पे कब्जा कर लिया था, सारे जगह पे लगभग, बस 3 को छुड़ा के। 3 से थोड़ा बड़ा खचरा था, मान नहीं रहा था। सबसे पहला था उसमें हैदराबाद, कि कहेगी ना हम अपना एगो अलग राज्य बनाएंगे, अपना एगो अलग देश बनाएंगे। अब यहाँ के सरदार पटेल कहे कि ना हम तुमको बनने नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे पुलिस के अफसर आए थे, चारों ओर से घेर लिए। हालांकि वो थे आर्मी के जवान, पुलिस के ड्रेस में आए थे, चूंकि आगे चल के ये केस न कर रहे कि यहाँ पे आर्मी का अटैक हो रहा है। और ऐसा हैदराबाद ने किया, हैदराबाद ने एक क्लेम किया कि सरदार पटेल आर्मी का यूज कर रहे हैं, जबकि सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, यहाँ पे हम लोग पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरनल कुछ यहाँ पे इश्यू है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पुलिस को लाए हैं। जबकि वो आर्मी थी, पुलिस के ड्रेस में थी, और ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिससे कि हैदराबाद भारत में मिल गया और इनका अलग देश बनाने का सपना यहीं पे टूट गया। दूसरा नंबर था जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात में है। यहाँ की जो पब्लिक थी वो थी हिंदू, और यहाँ के जो रूरल थे वो थे मुस्लिम। अब ये कहे कि ना अब हम जाएंगे पाकिस्तान में। अब इन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा पाकिस्तान में। उसी समय क्या हुआ, सरदार पटेल ने यहाँ पे जनमत संग्रह करा दिया। जनमत संग्रह जो कि पाकिस्तान कह रहा है कश्मीर में कराने के लिए। जनमत संग्रह यानी कि जो लोग कहेंगे वही होगा। अगर लोग का इच्छा होगा कि हाँ हमें पाकिस्तान में जाना है तो पाकिस्तान में चले जाइएगा, नहीं तो भारत में हुई तो भारत में रह जाइएगा। इस तरीके से जनमत संग्रह हुआ। यहाँ के जो प्रजा थे उन्होंने कहा कि हमें भारत में रहना है, और इस तरीके से जूनागढ़ भी भारत का हिस्सा रह गया। तीसरा नंबर बड़ा खतरा था जम्मू कश्मीर। अब देखिए जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री आप देखिए। जम्मू कश्मीर में वहाँ के जो रूरल थे वो थे हरी सिंह, वहाँ के राजा थे। और जबकि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे शेख अब्दुल्ला। और शेख अब्दुल्ला को देखिए इतना ही ससुरा तेज था। इसी का बेटा जो है सो फारूक अब्दुल्ला, और उसका बेटा उमर अब्दुल्ला, जब ही सब हम क्या चाहते हैं आज़ादी, तुम कितने अफजल मारोगे, सब देश दो गैंग का सब कितना आप लोग को वीडियो यहाँ पे मिलता होगा। तो शेख अब्दुल्ला जो थे वो देखा कि अब हरी सिंह का जैसे चैप्टर 10 साल में क्लोज कर ही देंगे, उसके बाद हम अपना एक अलग राज का डिमांड करते हैं, और उसके बाद क्यों हमारा जैसे बाल बच्चा का यहाँ पे राज होगा। अब शेख अब्दुल्ला कहे कि नहीं हम अपना एक अलग देश बनाएंगे, और हरी सिंह भी वैसे ही कि वो उनके प्रस्ताव को मान गए। लेकिन वहाँ के राजा थी, वहाँ के जो है सो प्रजा थी मुस्लिम, राजा थे हिंदू, और प्राइम मिनिस्टर थे शेख अब्दुल्ला, इसलिए उनका बात को मानना पाया। लेकिन उसी समय पाकिस्तान जो है ना कुछ आतंकवादियों को कश्मीर में भेज के वहाँ पे हड़पने के लिए एक हड़पने की नीति से वहाँ पे अटैक करने लगा। अब हरी सिंह दौड़ते दौड़ते आए जवाहरलाल नेहरू के पास। नेहरू जी बचा लीजिए, बड़ा गरीब है, अब बाल बच्चा समय पे छोड़ के आए, अगर हम नहीं बचाइएगा तो सबको वहाँ पे मार देगा। अब जवाहरलाल नेहरू कहेंगे अच्छा देखते हैं, कहेगा पटेल जी आइए, कहेंगे केस देखिए तो इनका। पटेल जी कह रहे हैं महाराज के,
बड़ा कूद रहे थे कि हम अपना अलग देश बनाएंगे, बना दीजिए अपना अलग देश। वो कह के महाराज बचा दीजिए, हम बाल बच्चा वहीं पर है, जब वो नहीं पाएंगे, सब वहीं पर मार देगा सबको। सरदार पटेल कहे एक शर्त पे मानेंगे, अगर तुम विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो हुआ, लेकिन शेख अब्दुल्ला वहाँ पे यह कह दिया कि हम विलय पत्र पे हम भारत का हिस्सा बनेंगे, लेकिन हमारा एक अलग संविधान, अलग प्रधान, अलग कानून होगा, जिसको मोदी जी ने भी तोड़ा है, एक संविधान, एक प्रधान, एक कानून के नियम से। तो उसी समय 370 आर्टिकल का वहाँ पे हुआ कि कश्मीर का जो है सो एक अपना अलग आर्टिकल, वहाँ का एक अलग संविधान रहेगा, जो आप यहाँ से जाकर ज़मीन वहाँ पे नहीं खरीद सकते, वहाँ का अलग अलग अपना कानून बहुत सारे जो थे, हालांकि सबको ख़त्म कर दिए गए, जो कि बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है भारत सरकार के द्वारा। और जो कहा जाता है कि राहु केतु से बच करने के लिए जो मोदी और अमित शाह का जोड़ी है ना, सो राहु केतु वाला जोड़ी है। ये लोग एकदम सुतले सुतले एकदम नोटबंदी कर दो, ठीक है मोटा भाई, नोटबंदी कर देते हैं, नोटबंदी हो गया, डिमोनेटाइजेशन साफ हो गया, साफ जो है सो कैसे कितने पैसे वाले कितने दिक्कत में फंस गए थे वहाँ पे। तो बड़ा इन लोग से, और जो पत्नी से अपने नहीं डरा, वो किसी से नहीं डर सकता है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। जब पत्नी से ही बंदा डरवे ना किया तो दूसरा से क्या डरेगा। इन्होंने कहा, एकदम संसद में गए और उस समय 3 शिवरात्रि थी, 3 शिवरात्रि के पहला शिवरात्रि को राम मंदिर का प्रस्ताव आया, दूसरा शिवरात्रि को 3 तलाक खत्म हुआ और तीसरा शिवरात्रि को धारा 370 खत्म हो गया। तो लगातार ये जो है सो सुमार के सुमार 3 बिल पास हुए थे और डंके की चोट पे संसद से इसे पास करवा दिया गया था। तो 370 वहाँ पर इम्पोज कर दिया गया कि हम हमारा एक अलग प्रधान, अलग कानून, अलग संविधान रहेगा, तो मान लिया गया वहाँ उस समय। और इसके बाद यहाँ से जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने अपने यहाँ से फौज भेजी और कश्मीर को फाइनली टेक ओवर कर लिया गया और कश्मीर इस तरह से भारत का हिस्सा बन गया है, जिसे अभी जो है सो 370 हटा के, धारा 370 हटा के उसे भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया गया है। वहाँ पे कोई भी जाके अब आसानी से रह सकता है। तो ये था कश्मीर का। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, शेख अब्दुल्ला से थोड़ा बड़ी खचरा था। ये चाहता था क्या कि अब हरी सिंह का तब चैप्टर क्लोज, 10 साल 5 साल ये क्लोज रहेंगे, उसके बाद इनका पूरे खानदान को मार देंगे, अपना एक अलग देश रहेगा, उसके बाद हम अपना आराम से यहाँ पे राज करेंगे। लेकिन सब खेल पलट गया। इसीलिए अभी जितने भी देश लोग गए वहाँ पे आप सुनते होइएगा फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को, ये सब इसीलिए बेचैन रहता है। अब इसके बाद बात करते हैं, जब ये सब कारनामा हो गया, भैया मार्कर किधर रख दिए हैं, जब ये सब कारनामा हो गया तो उसके बाद जब अंग्रेज जाने लगे तो अंग्रेज का जो है सो 4 राज्य में डिवाइड करके गए थे। अंग्रेज ए, बी, उस समय जो बिहार, झारखंड, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सब नहीं था उस समय 4 राज्य में उन्होंने डिवाइड करके गया। सबसे पहला था उनका ब्रिटिश प्रोविंसेस, आपको सब समझाएंगे, सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए ब्रिटिश प्रोविंसेस। दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, तीसरा था कमिश्नरी, और चौथा था यूटी, जिसमें एक ही यूनिट था जिसका नाम था चंडीगढ़। इसमें टोटल 9 स्टेट प्रिंसली स्टेट्स थे, इसमें टोटल 9 प्रिंसली स्टेट्स थे, इसमें कमिश्नरी में 10 थे और इसमें एक थे जो कि चंडीगढ़ थे। अब समझिए ब्रिटिश प्रोविंसेस क्या होता है। देखिए उस समय जो है ना, हिटलर जिस समय ये आज़ादी हुई थी, जिस समय अंग्रेज यहाँ से छोड़ के जा रहे थे, हिटलर ससुरा सबको बड़ी मारा था। इंग्लैंड के जितने भी थे गोरे सब, उन सब के घर से एक न एक शहीद जरूर हुआ था। लड़ाई में इतना बुरी तरीके से मारा था। अब इन लोगों के पास उतना संसाधन नहीं था, साधन नहीं था, उतने फोर्सेस नहीं थे, उतने ट्रूप्स नहीं थे इन लोगों के पास जो ये लोग भारत पे अच्छे तरीके से राज करें। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ब्रिटिश प्रोविंस जहाँ पे उनका राज्य था, मेन राज्य था, जहाँ पे सबसे पहले उन्होंने आकर राज किया था कुछ शहर पे, उसको उन्होंने अपना हथिया कर रखा। तो वो टोटल 9 थे। उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स में उसे कहते हैं जो जहाँ से अंग्रेज तो गए लेकिन भारत के ही किसी प्यादे को वहाँ का राजा बना दिया, राजा घोषित कर दिए, और वो महीने या साल पे उनको एक टैक्स या रेवेन्यू उन्हें देते थे। तो वो भी टोटल थे 9। अब तीसरा था कमिश्नरी। देखिए क्या होता था ना कि जो मेन शहर थे उस पर ब्रिटिश से कब्जा किए हुए थे। अब जैसे कि बिहार हो गया, बिहार में पटना हो गया, दरभंगा हो गया, मोतिहारी हो गया, 3 गो, मुजफ्फरपुर हो गया, 3-4 गो राज्य को यहाँ पे जो 3-4 गो शहर को हथिया लिया ना, तो टोटल अर्निंग तो यहीं से है।
तो यहीं से अब पुणे आप देख लीजिए, मुंबई में पुणे हो गया, नासिक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस सब कुछ शहर को जो जहाँ से मेन इनकम है, तो ये सब टोटल थे 10 और इनको जैसो अंग्रेजों ने अपनाया था। और चौथा था चंडीगढ़ जो कि मात्र एक था, और चंडीगढ़ यहाँ यूनियन टेरिटरी था, अभी भी है चंडीगढ़। तो अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, ये तो चलेगा यहाँ से करके। अब कोई भी जो है सो हम बताते हैं आपको कैसा था। ये आपका भारत का नक्शा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक था ए, यहाँ से यहाँ तक था बी, यहाँ से यहाँ तक का था सी, और यहाँ से यहाँ तक का था डी। अब कोई भी जाए बोले कि कहाँ से हो भाई, तक अभी ना हम बोल देते हैं कि हाँ वार्ड नंबर 10 भारत नगर हाई स्कूल फील्ड के पास है, आ जाओ यहाँ पर, या जिला वैशाली पुलिस स्टेशन लालगंज बिहार भारत में है, पिन कोड इतना है। उस समय तो सीधे बोलता था ए से है। अब बड़ी झंझट हो गया कि कैसे होगा भाई, काम बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है सो जवाहरलाल नेहरू ने एसके धर कमेटी, एसके धर एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही वरिष्ठ वकील थे, मुझे एक मिनट देख लीजिए ये रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। एसके धर थे सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही बड़े वकील, और उनके अंदर में, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ, एसके धर कमेटी 1948 में गठन हुआ था इसका। कब हुआ था एसके धर कमेटी का? सबसे पहला भाषाई आधार पे सबसे पहला कमेटी का गठन का नाम बताइए, एसके धर कमेटी। और इनका गठन कब हुआ था? 1948 में। हालांकि इसने अपना रिपोर्ट 1949 में दिया था। इसका इन्होंने साफ साफ खारिज कर दिया कि नहीं, भाषाई आधार पे जो है सो राज्य का जो बंटवारा है वो उचित नहीं रहेगा, वो अनुचित रहेगा। इसके बाद दूसरा फिर से जो है सो कमेटी बनाई गई जिसका नाम था JVP कमेटी। इसका भी जो है सो 1948 में ही फॉर्मेशन हुआ। इसने भी अपना रिपोर्ट 1949 में दिया। इसमें 3 लोग थे। सबसे पहले इसमें थे जवाहरलाल बुढ़ऊ JL नेहरू, दूसरे थे वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, और तीसरे इसमें थे पिताभी सीतारामैया। इनकी अध्यक्षता में ये हुई, लेकिन फाइनली कंक्लूजन पे इन्होंने भी यही पहुंच पाया कि नहीं, भाषाई आधार पे जो है तो राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं रहेगा या अनुचित रहेगा। इसके बाद क्या हुआ, एक आदमी था पेट्टू श्री रामलू। कौन थे? पेट्टू श्री रामलू। ये कहे कि नहीं, अब हमको जो है सो आंध्र प्रदेश का एक अलग राज्य चाहिए, आंध्र प्रदेश हमको एक अलग राज्य चाहिए, भाषाई आधार पे हमको अलग राज्य चाहिए। अभी 2 कमेटी बन गई है, ये दोनों कहे कि नहीं हम दे ही नहीं सकते हैं। अभी धरना में बैठ गया, भूख हड़ताल में बैठ गया, 56 दिन का ससुरा भूख हड़ताल पे। और नाम इसका है पेट्टू। देखिए पेट में इसका अन्न नहीं रहेगा 56 दिन तक। 1952 में इसकी मृत्यु हो गई। इसको सब टटा दिया, नेहरू से इसको टटा दिया, भूख के 56 दिन ले, कहा कि ना हम मानना नहीं करेंगे। अब इसका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद जितने भी आंध्र प्रदेश के जो लोकल नागरिक थे उनमें और गुस्सा आ गया उसमें। अब कहे कि ससुराल तो नेहरू जैसे अंग्रेजों सबसे बहुत ही बदमाश है, खच्चर है बहुत। वो तो जो हम लोग पे शासन करता था एकदम मुहा दिया इसको 56 दिन में भूख हड़ताल बिठा के, और भयंकर वहाँ दंगा उखड़ गया। अब दंगा उखड़ने के कारण 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पे पहला स्टेट घोषित कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाषाई आधार पे बनने वाला सबसे पहला राज्य का नाम बताइए, तो उस राज्य का नाम क्या होगा? आंध्र प्रदेश। पेट्टू श्री रामलू जो है सो यहाँ पे काम करवा दिया। अब कहावत है यहाँ पे बिहार में, डिबरी को अपना पेनी नहीं दिखाई देता है। अब जो एक काम देखा है संस्कृति का काम तो यहाँ पे बहुत सदियों से चलता आ रहा है भारत में। अब एगो छुआ, दूसरा का महाराष्ट्र वाला कहे कि हमको मराठी चाहिए, पंजाब वाला कहे कि हमको पंजाबी चाहिए, हरियाणवी वाला कहे कि हमको हरियाणा चाहिए, ऐसे बंगाली वाला कहे कि हमको बंगाल चाहिए। कहीं सब जो है सो यहाँ पर यह हल्ला करने लगा कि हमको चाहिए तो हमको चाहिए। देखा है इसके वाला यहाँ पे कांड हो गया था चूंकि। इसके बाद जो है सो फजल अली आयोग का गठन किया गया था। फजल अली आयोग का फाइनली गठन किया गया था 1953 में। अच्छा एक बात बताइएगा कमेंट करके कि ये जो पढ़ा रहे हैं, जो हो रहा है सो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तक हमने बताया कि 1853 में जो है सो सबसे पहले अफगानिस्तान आपका अखंड भारत से टूटा। डुरंड लाइन उसे जो सो डिवाइड करती थी उस समय में। अभी डुरंड लाइन जो है सो पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को अलग करती है। डुरंड कप है फुटबॉल से संबंधित।
1935 में बर्मा, अभी के प्रेजेंट डेट में म्यांमार अलग हुआ। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश कहते हैं, वेस्ट पाकिस्तान अभी का प्रेजेंट पाकिस्तान है, जिसे रेड लाइन से डिवाइड किए हैं, और बांग्लादेश को जियो लाइन से डिवाइड किए हैं। अब इसके बाद आया फजल अली आयोग। कौन सा आयोग? फजल अली आयोग। 1953 में इसकी नींव रखी गई, यानी कि 1953 में इसका जो सो कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। इसमें 3 लोग थे, इसमें 3 मेंबर्स का ये जो सो टोटल ग्रुप था। और इसमें फजल अली भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही वकील थे। इसमें भी केस यही था कि लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषाई आधार पे विभाजन करना सही रहेगा या गलत रहेगा। तो इसने अपना रिपोर्ट फाइनली 1956 को दिया। ईयर 1906 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। इसमें यह कहा गया कि नहीं, भाषाई राज्य पे आप विभाजन कीजिए, भाषाई आधार पे आप राज्यों का पुनर्गठन कीजिए, लेकिन एक ही शर्त पे, एक राज्य वन स्टेट वन लैंग्वेज पॉलिसी पे नहीं आधारित होना चाहिए। यानी कि अगर मराठी में बिहारी गया तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे बिहारी को मराठी बोलना वहाँ पे आ जाएगा। हालांकि अभी भी न्यूज़ में सुनते हैं कि बिहारी को जैसो दिल्ली में कहा जाता है, वहाँ से उनको टॉयलेट किया जाता है, मराठी में कहा जाता है कि महाराष्ट्र में कहा जाता है कि मराठी में बोलो। हालांकि जो न्यूज़ आ रहे हैं ग्राउंड लेवल पर क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ आती है ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन उस समय ये आयोग का यही फैसला आया कि ठीक है, हम जो है सो भाषाई आधार पर विभाजन करेंगे, लेकिन एक राज्य एक भाषाई पे नहीं विभाजन होगा। भारत में जो है सो अलग अलग राज्य का फॉर्मेशन होगा भाषाई आधार पे, लेकिन कोई भी राज्य का आदमी कोई दूसरे राज्य में चला जाता है तो उसका विरोध नहीं होगा, उसका जो सो विरोध नहीं होगा। इस तरीके से जो है सो फजल अली आयोग 1956 में अपना रिपोर्ट दिया, एक स्टेट एक लैंग्वेज को डिक्लाइन करते हुए, साफ साफ लिखा हुआ है। और उस समय 14 स्टेट और 6 यूटी का टोटल 20, 14 6 20 आपका जो है उस समय फॉर्मेशन हुआ। 14 स्टेट 14 राज्य 6 यूनियन टेरिटरी का उस समय फजल अली आयोग के माध्यम से ये बना। इसके बाद आता है आपका पेप्सू। पेप्सू का मतलब होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इससे देखिए, इससे कितना, इससे 4 गो निकला। इससे सबसे पहले इसका निकला हिमाचल प्रदेश, दूसरा इसका निकला हरियाणा, तीसरा निकला पंजाब, और चौथा इसका निकला चंडीगढ़। ये आपका शाह कमेटी का जो 1966 में इसका गठन हुआ था। और शाह कमेटी के आधार पे, एक मिनट मुझे मिला लेने दीजिए, शाह कमेटी ही थी वो, शाह आयोग के जो 1966 में ये 4 पेप्सू को जो 4 राज्य में बांटा गया था। कि एचपी का मतलब क्या होता है, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हिमालय थी बहुत वहाँ पे, तो हिमालय से क्या हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल ही, ठीक है। वहाँ पे पंजाबी बोली जाती थी बहुत, उसके यहाँ पे एक पंजाब हो गया। हरियाणवी बोली जाती थी, या हिंदी कह लीजिए आप, हरियाणवी या हिंदी, उसके आधार पे हरियाणा हो गया। और चौथा आपका बहुत ही जंगल झाड़ था, तो जंगल के आधार पे एक आपका चौथा हो गया चंडीगढ़। और इस प्रकार जो है सो 29, मैं यहाँ पे कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। इस प्रकार से उस समय 29 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज बनी। हालांकि उसके बाद जैसे जम्मू कश्मीर को जैसे स्टेट का दर्जा छीन लिया गया, सब बहुत आए पत्थर फेंकते थे। अब मोदी जी कहे कि हमने हटा दिया 370, तुम फेंकते रह पत्थर, हमने हटा दिया 370, तो कितने अफजल तुम मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, सब कहते थे। तो मोदी जी ने कह दिया कि उस घर में घुस कर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। इसके लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो है सो छीन ली राज्य की, क्योंकि वहाँ का जो है सो मुख्यमंत्री होगा कोई, वहाँ पर विधानसभा होगा, मामूली बात है राज्य हुआ तो। और कोई बगल के पाकिस्तान आके कुछ पैसा दिया है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे कि वो चला जाए दूसरे देश में मिल जाए। तो इस झंझट से बचने के लिए केंद्र ने अपने पास उसको रख लिया और जम्मू कश्मीर को फाइनली यूनियन टेरिटरी में मिला लिया गया। इस प्रकार से 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी हो गए। इसके बाद फिर क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी 2 था, एक था दमन, दीप
और दूसरा था दादर नागर हवेली। इस दोनों को जो है सो चूंकि बहुत छोटे छोटे थे तो इनको मिला के नाम दे दिया गया दमन, दीव, दादरा नागर हवेली, और इससे भी एक कर दिया गया। तो जो 9 थे वो फाइनली हो गए 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। अभी प्रेजेंट में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अब देखिए ये मोदी शाह की जोड़ी आगे क्या करती है और किसी को केंद्र शासित प्रदेश बनाती है या क्या खेला करती है। तो ये था ऑल अबाउट अखंड भारत। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो अभी कहते हैं कि अखंड भारत जो सो फिर से पूरे भारत का है, सपना है, अखंड भारत अपना है, जो नारा लगाते हैं हम लोग, बिल्कुल अखंड भारत हमारा है, अपना है, अभी भी लेंगे। लेकिन उसके लिए जो हमने पहले बोला, भारत को यूएन का अस्थायी सदस्य बनना होगा और ये बिल्कुल कंपल्सरी है। उसके बाद और वे ऐसे बन सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हें फंडिंग करना होगा, वीटो पावर इंडिया के पास चाहिए। और अगर मोदी जी कहते हुए अगर वीटो पावर आ गया इंडिया के पास, तब तो समझे कि अखंड भारत का सपना था वो फिर से जो है सो पूरा हो जाएगा। फौजी को एक बार आदेश होगा जाके कूच कर दो, और उसके बाद अखंड भारत जितने भी अफगानिस्तान थे, पाकिस्तान थे, सबको फिर मिला के अखंड भारत का सपना पूरा होगा। तो ये था टोटल ऑल अबाउट अखंड भारत। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। नए साल की जो है सो मजाक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत